हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दिस इज संस्कृति मिश्रा और आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब क्यों पढ़ने की जरूरत हो गई कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, प्लेसमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी बात, गेट में भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। अब स्कोरिंग, और मैं सबसे पहली चीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है। ठीक है। यह सब्जेक्ट आपको इसमें पहले से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां मैं आपको एज अ 10th क्लास जैसा पढ़ाऊंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, किसी में भी हो, मैं आपको कैसा पढ़ाऊंगी, जैसे आप 10th क्लास में हो, और आपको भी वैसे ही पढ़ना है जैसे आप 10th क्लास में। तो बस आप यहां पर सुनिए अच्छे से, आपको हर चीज पता चलेगी, और ये मैं गारंटी लिख के दे रही हूं कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और इसमें गेट में आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, हर चीज को अच्छे से सुनना है, और जो मैं बोलूं बस वो करना है। मैं बोलूं प्रैक्टिस करना है आज जाके घर पर, तो आपको करना है। मैं बोलूं आज जाकर खेलना है, बाहर खेल कर आओ, तो आपको खेलना भी है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं जो बोलूं वो आपको करना है। इतना कर सकते हो। चलिए, आपने पीछे देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे कि हम जितना जल्दी हो सकता है, ये कम से कम आपको 15 दिन लगेंगे टू कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपने ध्यान से और अच्छे से पढ़ा, जिसमें हम पीवाईक्यूज भी लेंगे, जिसमें हम आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जिसमें हम आपको थ्योरी भी देंगे, और जिसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, बस। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। माय नेम इज संस्कृति मिश्रा एंड आई एम अन अकेडमी एजुकेटर। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही लिया है। सेकेंड, हम इसके बाद जो पढ़ेंगे COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे DS, डेटा स्ट्रक्चर, एंड फिर हम लास्ट पढ़ेंगे एल्गोरिदम। ये बहुत सीक्वेंस वाइज में मैंने लिया है, क्योंकि COA में हम देखेंगे थोड़े से कॉन्सेप्ट आते हैं DBMS से रिलेटेड, और DBMS में भी थोड़े से कॉन्सेप्ट आते हैं जो आप COA में पढ़ोगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला, आपको 10th क्लास जैसा रहना है, जैसे आप 10th क्लास में हो, पढ़ रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता है, डेटाबेस होता क्या है, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। ठीक है, मैं यहां पर हूं, सब बता दूंगी। ठीक है, यह चीज हो गई। अब यहां पर मैं बताना चाहती हूं कि मैंने बीटेक CS से करी है, कंप्यूटर साइंस ऑर्गेनाइजेशन, और RGPV यूनिवर्सिटी से करी है। एज अ यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूँ। गेट मैंने 2023 और 24 में क्वालिफाइड करी थी। फिर एक्सपीरियंस में मुझे कॉर्पोरेट जॉब में रहा है, एज अ मैंने MNC में अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। वर्कड एट आदित्य बिरला ग्रुप में अपना मैंने वर्क करा है। 6 मंथ की मेरी इंटर्नशिप रही है। फिर हमने वहाँ पर थोड़े टाइम तक मैंने वहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट जॉब भी करी है, तो मुझे उसका भी आइडिया है कि इन प्लेसमेंट क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, आपको प्लेसमेंट में जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आप तैयारी करते हो तो कितना पढ़ना है वो भी इसमें कवर हो जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं है कि मैम मेरा 3rd ईयर चल रहा है, मेरा 4th ईयर चल रहा है, और मुझे उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप गेट भी पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, प्लेसमेंट का भी पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, सर्टिफिकेशन इन मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में मैंने सर्टिफाइड करा था अपना। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है,
अब गेट में कुछ आप YouTube चैनल देखते हो, वो बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, जो आना नहीं भी रहता है वो भी पढ़ा देते हैं। हमको ये काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमको ये काम नहीं करना है। हमको जितना पूछते हैं हम बस उतना बताएंगे, ठीक है? क्या क्या पूछते हैं, और बहुत प्रिसाइज मैनर में, कोई फालतू की बातें नहीं करना कि ये भी पूछते हैं मैम, ये भी पूछते हैं। जितना गेट वाला पूछता है बस उतना करो आप। गेट में आपकी ऐसे ही रैंक आने वाली है। पढ़ने से आएगी, ऐसे ही रैंक नहीं आएगी, मतलब आप पढ़ोगे तभी रैंक आएगी आपकी, ठीक है? चलिए, अब हम सबसे पहले हमारा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? अब इसमें जो वेटेज रहता है इस चैप्टर का वो है 3 to 4 मार्क्स। अच्छा है। और ये देखिए, जो फर्स्ट हमारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम बहुत फ्रेश माइंड से करेंगे और ये बहुत गेन भी कर रहा है। आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर 2 से 3 है, 1 से 3 है। सबसे ज्यादा जो रहता है, अगर कोई यहाँ पर टॉपिक जो हमारा कवर करेगा वेटेज, वो है 3 to 4 मार्क्स का। और ये बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से समझोगे, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक। सेकंड टॉपिक, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक लेंदी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बहुत सिंपल है, बस समझना है आपको, ठीक है? चलिए, अब हमारा जो सेकंड वाला रहेगा, सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है? ये हमारा वेटेज कितना कवर करता है? 1 to 3 मार्क्स। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना उसने वेटेज दे रखा है। 1 से 3 मार्क्स के बीच में हम उसको पढ़ेंगे, ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जितना मैं बताऊं उतना पढ़ लेना, ठीक है? चलिए, अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है रिलेशनल अलजेब्रा एंड टीआरसी। अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर रही हूं, यहां मैं शायद भूल गई थी, आप यहां देख लीजिए, SQL, ठीक है? अब SQL प्लेसमेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप अगर प्लेसमेंट में बैठोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और अगर आप गेट में हो तब भी ये आएगा, ठीक है? तो आपको दोनों तरीके से पढ़ना है इसको अच्छे से, कि आपसे कोई रात में जब आप सो रहे हो, जब आप सपने देख रहे हो बहुत अच्छे, और कभी मैं आ गई और मैंने आपसे पूछ लिया SQL का कोई भी क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए, ठीक है? तब मुझे मत बोलना कि मैम आप कल आना, अभी मैं अच्छा सपना देख रहा हूं, मुझे देखने दो, या देख रही हूँ, मुझे सपना देखने दो, अभी आप जाओ। ये मत करना, वरना गेट हाथ से निकल जाएगी, ठीक है? चलिए, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो COA का भी आएगा, जो हम देखेंगे COA में, ठीक है? तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई मैं आपको आगे से पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जितना पढ़ाऊंगी उतना पढ़ना है, ठीक है? ये जो कवर करेगा वो 1 से 2 मार्क्स का कवर करेगा, ठीक है? हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो ER मॉडल एंड इंटीग्रिटी कांस्टेंट रहेगा। अब ये भी प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है? ER मॉडल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड रहता है। अगर आप प्रैक्टिकल बोलोगे तो SQL से क्वेश्चन आता है, ER मॉडल से पूछोगे तो वहां पर थोड़ा सा थ्योरी आ जाता है कि रिलेशनशिप्स बताओ 1 to 1। आपके वाले रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है 1 to 1 रिलेशनशिप्स होते हैं, मैनी टू मैनी होते हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप्स होते हैं, और भी चीजें टर्म्स होती हैं, तो वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि मैंने तो आपको ये सोचा है ना कि आप 10th क्लास में हो, तो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी, ठीक है? ये हो गया। दूसरी चीज RDBMS एंड इट्स टेबल, सब पढ़ेंगे, ठीक है? फिर व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये टाइप्स पढ़ेंगे, और फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, हम किस लिए आए हैं? हम न्यूमेरिकल करने आए, क्योंकि गेट में क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हम उसकी तैयारी करने आए, तो हम लास्ट में न्यूमेरिकल करके जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब
स्टार्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि यहां बताइए व्हाट इज डेटा। ठीक है, व्हाट इज डेटा। अब डेटा समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा रहता है ना, इट मीन्स इट इज अ फैक्ट। अ फैक्ट क्या होता है? क्या होता है फैक्ट? इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं बोल रही हूं, मैं बोलना चाह रही हूं कि मैं कल से डीबीएमएस नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये फैक्ट है? नहीं फैक्ट है, मैं तो पढ़ाऊंगी। मैंने तो अभी बोला आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप डेटा मतलब क्या होता है? डेटा मीन्स फैक्ट। जो फैक्ट होता है ना, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो एकदम सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डेटा है ना, जब हम स्टार्ट हुआ था, हमारा जो टेक्नोलॉजीज का गेम स्टार्ट हुआ था, तब ये डेटा बहुत फेमस हुआ था। लोग डेटा के बारे में बहुत बातें करते थे, क्योंकि सब कुछ तो डेटा से होता है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम भी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है। अब डेटा होता क्या है? अब जैसे कॉलेज में हो आप, तो आपके यहाँ पर अटेंडेंस शीट होती होगी, आप अटेंडेंस लगाते होगे। जो भी चीजें रहती हैं, आपका नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सब उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, अब जो ये सब लिखे जाते हैं, वो ये सब क्या है? वो भी तो एक डेटा है। डेटा है कि नहीं? आपका डेटा है कि नहीं? आपके लिए वहां पे जब वहां पर आपका इलेक्शन होता है, तब आंगनवाड़ी वाली आती हैं। आपको पता होगा, आपके यहाँ पर आपको नहीं पता होगा तो आपके मम्मी पापा को पता होगा, उनसे पूछना कि आंगनवाड़ी में आती हैं, वो आपका सब रिकॉर्ड पूछती हैं। क्या पूछती हैं? रिकॉर्ड, कि आपके यहाँ पर कितने जने हैं, क्या क्या नाम है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड आपका पूछते हैं। वो क्या है? वो एक डेटा है। लेकिन वो डेटा कैसा है? वो फैक्ट का डेटा। फैक्ट मतलब सही डेटा। क्या है? सही डेटा। ठीक है, चलिए, अब इतना पता चल गया कि ये डेटा होता है। अब उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या हमारी स्टार्ट होती है? अब हमारी स्टार्ट होती है दूसरी चीज, वो है इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। अब अब जब डेटा हमको मिल गया फैक्ट, हमको कुछ डेटा मिल गया जो सही डेटा होना चाहिए, ये भी हमको पता चल गया। अब उसके बाद जो हमारा इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल के मतलब, अगर हम डेटा ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो वो स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए, उसमें एम्प्लॉयज का डेटा, उसमें कोई कंपनी का डेटा नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रही हूं? कि जब हमारा जो डेटा रहेगा, वो मीनिंगफुल कैसे बनेगा? अगर हम उसका सही रिकॉर्ड लेंगे, हम उसका अगर सही डेटा लेंगे। अब मैं स्टूडेंट का वहां पे डेटा ले रही हूं, जिसमें रोल नंबर है, जिसमें नेम है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर है, लेकिन मैंने उसमें क्या करा? मैंने उसमें एम्प्लॉयमेंट का डेटा लिख दिया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए? आपका इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलिए, ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि डेटा फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी आप लेकर आ गए डेटा और आपने बोल दिया कि ये हमारा एक डेटा हो गया। नहीं, एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक पूरा सीक्वेंस वाइज में हमारा डेटा होना चाहिए। तीसरी चीज, अब हमारा आता है डेटाबेस। क्या आता है? जो हमको पढ़ना है। ठीक है, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमारा होता है
कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, अब हमने जो जो हमारा इंफॉर्मेशन आई ना, क्या इंफॉर्मेशन थी, हमने स्टूडेंट का लिया था डेटा, जिसमें हमने रोल नंबर, नेम, एनरोलमेंट नंबर लिखा था, ब्रांच लिखी थी उसकी, तो वो पूरा कलेक्शन, सारे डेटा की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। क्या बोलते हैं हम, डेटाबेस। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि डेटाबेस क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन। यहां पर देखिए, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा भी बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलर डेटा मतलब जो भी डेटा आप लोगे वो मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए, वो सिमिलर होना चाहिए। कैसे, मुझे मैम समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देकर समझाओ। बिल्कुल, यहां पर एक स्टूडेंट का, यहाँ पे कॉलेज का हम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस ले रहे हैं हम एक कॉलेज का, तो कॉलेज के उसमें क्या क्या रहता है, रोल नंबर रहता है, नेम रहता है, ब्रांच रहती है। ठीक है, जब रोल नंबर है, ब्रांच है, आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, डेटा क्या रहेंगे। मैं बोल रही हूँ राम, राम है, उसका रोल नंबर 1 है, ब्रांच CS है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, वो श्याम आएगा। श्याम, रोल नंबर 2, और ब्रांच क्या होगी, IT हो सकती है। लेकिन अगर मैंने इसमें क्या करा, मैंने बोल दिया कि एक एम्प्लॉय है जो कोई सी कंपनी में काम करता है, उसका मैंने नाम लिख दिया यहां पर अरविंद। ठीक है, अरविंद नाम है उसका, तो मैंने लिख दिया अरविंद। यहाँ पर रोल नंबर उसकी जगह मैंने उसका एनरोलमेंट या कुछ भी लिख दिया, आप बोल सकते हैं कि उनका जो सीरियल नंबर होता है वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ब्रांच की जगह मैंने बोल दिया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये सही डेटा है, बिल्कुल नहीं, ये डेटा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये बोलता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। ठीक है, इस पर ध्यान देना है, ये हमारा बोलता है डेटाबेस। अब क्या आया, फिर हमारा आता है मैम ये DBMS क्या होता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए यहां पर देखिए, ठीक है, यहां आपको मिलेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। अब इंटर रिलेटेड डेटा बोल लो या सिमिलर डेटा बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होना चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए मैम, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट ऑपरेट्स ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब हमारा ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर टूल है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो हमें बताता है, जो ये दिखाता है कि हमें कलेक्शन करना है किस चीज का, सिमिलर डेटा का, जो हमारा ये ऑपरेट करता है। क्या करता है, ऑपरेट करता है। यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर टूल है, वो काम करता है, एक सॉफ्टवेयर है वो। अब ये मत पूछना कि मैम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैम टूल क्या होता है। ठीक है, पीछे जो आपका FB चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, पीछे जैसे कहाँ से रन होता है, बैकएंड होता है। आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो पीछे का जो काम होता है हमारा, जिसमें हम कंप्यूटर का सारा यहाँ पर जो दिख रहा है, ये भी तो कहीं पीछे के, इसमें जो आपको पता नहीं चल रहा है वो पीछे कहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो डेटा रहता है, वो डेटाबेस बना रहता है। जब आप ये प्लेसमेंट में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे प्लेसमेंट का नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप जब पढ़ोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस जो रहता है उसमें क्या रहता है, हमारा जो पीछे का जितना भी वर्क है, ये जो भी हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हमारा बैकएंड में चलता रहता है। ठीक है, और वो हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और उसमें हम क्या करते हैं, हमारा कलेक्शन रखा रहता है। अब कलेक्शन किस चीज का, सिमिलर डेटा का।
किसका लिखा रहता है? सिमिलर डेटा का। ठीक है, तो वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स है, ये भी समझ में आ गया। सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स है जो कि हमारा कलेक्ट करता है सिमिलर डेटा को। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा होता है, database management system can be defined as software that helps to maintain and utilize the amount of data। ठीक है, हमारे जितना भी डेटा रहता है उसको सीक्वेंस से उसको पूरा प्रॉपर कलेक्शन का मतलब जिस डेटा का, अगर यहाँ पे कॉलेज का डेटा बन रहा है तो वो कॉलेज के सारे बच्चे उसमें रहेंगे। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज का कंपनी का डेटा बन रहा है तो वो सारे इसमें रहेंगे। तो ये चीज ध्यान में देने वाली बात है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू मेंटेन एंड यूटिलाइज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, कॉलेज में कितने बच्चे रहते हैं, उन कितने बच्चों का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत है। आप कितना फेसबुक चलाते हो, दिन भर तो फेसबुक चलाते होगे, दिन भर तो इंस्टा चलाते होगे, तो वो जो डेटा रहता है वो कितना ज्यादा होगा। हाँ, व्हाट्सएप पे बातें करते रहते हो, बेबी सोना मोना, ये सब क्या है? क्या है ये सब चीजें डेटा है। ठीक है, वो ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट हो रही है, तो कौन करता है उसका देखभाल, कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, एक कंपनी डेटाबेस ऑफ देयर एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग देयर नेम्स, एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर कंपनी ले लिया। मैंने आपको बताया कॉलेज का, कि कॉलेज में भी क्या होता है? नेम होता है, रोल नंबर होता है, ब्रांच होती है, इनरोलमेंट नंबर होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है वहां पर। अगर मैं कंपनी का लूं तो क्या होगा? आपका नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएगी। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि क्या हमको इसे समझना है। ये इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस पढ़ेंगे। अब आरडीबीएमएस को पढ़ने के लिए आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है ये जानना पड़ेगा। तो आरडीबीएमएस को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आया है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो ये सॉफ्टवेयर है, एक वैसा ही सॉफ्टवेयर होता है आरडीबीएमएस का। ठीक है, जिसमें हमारा जो भी डेटा रखा रहता है वो किस फॉर्म में रखा रहता है? वो हमारा रखा रहता है टेबल की फॉर्म में। किसमें रखा रहता है? टेबल की फॉर्म में। जो हम गेट में जो भी पढ़ेंगे वो आरडीबीएमएस के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा जो भी डेटा रखा रहेगा वो किस फॉर्म में रखा रहेगा? टेबल की फॉर्म में रखा रहेगा। अब यहाँ पर बोलते हैं बच्चे, मैंने तो आपको 10th क्लास जैसा पढ़ाया है, पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को ये भी डाउट रहता है, मैम रो क्या होती है? हमको तो रो भी नहीं पता, हमको तो कॉलम भी नहीं पता, आप कॉलम भी बताओ और रो भी बताओ। तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये जो बच्चे देख रहे हो ना, ये जो चीज है, ठीक है, यहाँ पर आप ये जो चीज देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हो कि ये सीधी लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। क्या बोलते हैं हम? कॉलम। ठीक है, इतना तो पता होगा, और अगर इतना नहीं पता है तो बच्चे पता कर आओ पहले। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। अब इसमें भी अगर डाउट हो तो आप पहले जाओ और पता करो कि मैम रो क्या होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम क्या होता है, कॉलम वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है। ठीक है, ये सब पता करके आओ पहले। ठीक है, यहाँ हो गया। पर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रो को और भी बोलते हैं कुछ। रो को हम बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं यहाँ पर? टपल। ठीक है, ये लिख लेना,
लिख कर जाना तो ज्यादा सही रहेगा, याद रखोगे। ठीक है, कॉलम को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अगर किसी ने बोल दिया मुझे एक टेबल का एट्रीब्यूट बताओ, तो बता पाओगे एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट कॉलम होता है, ये पता चल गया। रो को क्या बोलते हैं हम, टपल भी बोलते हैं। ठीक है, रो को हम क्या बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। और हम इसको क्या बोलते हैं, और भी फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फील्ड भी बोलते हैं हम इसको। और क्या बोल सकते हैं हम, अब इसका एक और टर्म होता है, इसको भी पढ़ लो। जो हमारा रो होता है ना, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, एक तो हम टपल बोलते हैं और एक हम बोलते हैं एरिटी। देखना मेरी गलती से मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, मैं रट के नहीं आती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि एरिटी की स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज कॉलम। कॉलम में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कॉलम में होते नहीं है, मतलब कॉलम को हम क्या क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से, मेरे साथ लिखते लिखते रहो। फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या बोलते हैं, तीसरी चीज कार्डिनिटी। कार्डिनिटी। ठीक है, ये चीज समझना चाहिए। इतना पता हो गया ना, आप पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर लोगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, रो को हम बोलते हैं टपल और एरिटी, कॉलम्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, फील्ड और कार्डिनिटी। ठीक है, ये चीज हो गई। ये टर्म्स को याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएंगे आपके। ठीक है, अब यहां पर हमारा स्टार्ट दूसरी चीज होती है कि व्हाट इज रिलेशनल स्कीमा। अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने, आरडीबीएमएस क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, उसके टेबल्स देखी, क्योंकि आरडीबीएमएस किस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर करती है, हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर करती है डेटा को। ठीक है, अब टेबल्स में क्या क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है। ठीक है, रो को हम क्या बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं टपल, उसके बाद एरिटी भी बोलते हैं। दूसरी चीज कॉलम को क्या बोलते हैं हम, कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, फील्ड, और तीसरी चीज कार्डिनिटी। ये भी समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, अब रिलेशनल स्कीमा में क्या होता है, ये पढ़ो कि स्ट्रक्चर टेबल एब्स्ट्रैक्शन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हेडिंग ऑफ टेबल क्या है, हेडिंग ऑफ टेबल। अब हेडिंग ऑफ टेबल का मतलब क्या है, यहां पर देखो मैंने एक स्टूडेंट का डेटाबेस लिया है। स्टूडेंट का डेटाबेस मतलब कॉलेज का डेटाबेस मान लो, अब स्टूडेंट का डेटाबेस मान लो। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा क्या क्या उसमें कॉलम्स लिखे रहेंगे, क्या क्या मेरे एट्रीब्यूट रहेंगे। एक रहेगा मेरा नेम का, एक रहेगा मेरा रोल नंबर। ठीक है, एक मेरा रहेगा ब्रांच। ठीक है, तो ये जो कॉलम हेडिंग है ना ऊपर, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये क्या है, ये हमारा होता है रिलेशनल स्कीमा। क्या होता है ये हमारा रिलेशनल स्कीमा होता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो मैंने अभी बता दिया है कि स्टूडेंट्स में रोल नंबर ब्रांच होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा रिलेशनल स्कीमा होता है। फिर उसके बाद रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है। अब रिलेशनल इंस्टेंस समझने के लिए, इट इज अ सेट ऑफ रिलेशन एट पर्टिकुलर मोमेंट। अब ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर बताऊंगी। अब इसको समझने के लिए रिलेशनल इंस्टेंस को हम जो बोलते हैं, विच मीन्स हमारा ये रहता है कि जब हमारा नेम, रोल नंबर, ठीक है, ब्रांच, ये क्या हो गई हमारी, ये तो हमारा रिलेशनल स्कीमा हो गया। अब इंस्टेंस जो होता है ना, यहां पर देखो आप, इंस्टेंस बोल रहा है सेट ऑफ रिकॉर्ड, सेट ऑफ रिकॉर्ड एट पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब इसका ये है
कि यहां पर मैं लिखूंगी संस्कृति, ठीक है, यहां मैं लिखूंगी रोल नंबर 1 और यहां लिख दूंगी मैं CS। अब यहां देखो, ये जो चीज हो रही है, क्या हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? रिलेशनल इंस्टेंस, जो पर्टिकुलर मूवमेंट में पर्टिकुलर रो को पूरा प्रेजेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल इंस्टेंस। ठीक है, समझ आया? अच्छे से समझ आया? चलिए हम आगे देखते हैं। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आज का हमारा अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमको पढ़ने के लिए हम आए हैं। कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए गेट में रैंक। अब रैंक किससे आएगी? हम ये जब पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगर बता देना, अगर आप ये चीजें जो मैं बोलती हूँ अगर आप उससे बोर भी हो रहे हो ना, तो मुझे बता देना कि मैम ये फालतू मत करा करो, आप सीधे हमको पढ़ाया करो, तो मैं फिर आपको सीधे पढ़ाऊंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे थोड़ा इंटरेक्शन रखूं, ठीक है, आप अपनी बातें बताओ, पर्सनल बातें नहीं, काम की बातें, पढ़ाई की बातें, ठीक है, और मैं आपसे अपनी चीजें शेयर करूं, ठीक है। ये चीजों का अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि बोर कर रही है मैम तो भी आप बोल सकते हो, तो मैं डायरेक्टली फिर पढ़ाने पर ही सीधे फोकस करूंगी, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें लिखी जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बट ये चीज समझना है आपको। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कोई भी पूछे, सिर्फ एक चीज बोलना है, व्हेनेवर एक्स रिपीट वाई शुड बी सेम। क्या होता है? व्हेनेवर एक्स रिपीट हो रहा है तो हमारा y शुड बी सेम होना चाहिए। अब ये x क्या होता है, y क्या होता है, ये सेम क्या होगा, हमें नहीं पता मैम, आप बताओ। ठीक है, अब ये समझने के बाद यहां देखो, हमारा यहां पर एक x लिया है, यहां पर ये y लिया। अब ये जो x और y है ना, ये क्या बोल रही हूं मैं? कॉलम है, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो? ये आप इसको बोल सकते हो एट्रीब्यूट, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो एट्रीब्यूट। अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं? 1 2 2 3 1 3 4 6 ले लिया, नंबर कोई से भी ले लेना है। अब मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। Whenever x repeat y should be same। मतलब यहां देख रहे हो x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू क्या है? 2। ये हमें ध्यान में रखना है। क्या है कि कभी भी मेरा 1 आएगा x में, y में आएगा, हमको मतलब नहीं होना चाहिए। हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे? एक पर। 10 जगह ध्यान मत लगाया करो, एक पर ध्यान लगाया करो, शायद हो सकता है आपका कुछ। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? हम 1 पर ध्यान लगाएंगे, हम मतलब x पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो x मतलब 1 और यहाँ 2। तो यहां पर देखो, जब यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, तो हमको ये हो गया कि 1 इजिकल टू 2। अब सेकंड देखोगे, यहाँ पे 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 3 है, हमने इसको भी ध्यान में रख लिया है। अब जब आप 3 देखोगे, आपको कुछ पता चलेगा। आपको क्या पता चलेगा? कि मैम यहाँ पर 1 है, 1 हमने पहले देखा हुआ है, 1 के साथ क्या था? 2 था, तो y में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या है कि जब भी हमारा x रिपीट होगा, हमारा जो y है ना, ये हमेशा सेम होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां क्या है? 3 है। अगर यहाँ 3 की जगह, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 की जगह यहां पर मैं अगर 2 कर लेती, तो क्या प्रॉब्लम होती? नहीं होती। तो यही हमारा क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या है हमारा? फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है।
जहां पर हमारा जब भी x रिपीट होगा y हमेशा हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगर 4 है, 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 4 हमारा पहले आया ही नहीं है। तो हम अगर 4 से 6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी 4 रिपीट होगा तो उसमें क्या आना चाहिए, y में हमेशा आना चाहिए 6। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पर आप इस टर्म्स को समझो, थोड़ा सा चीज है कि t1.x इज इक्वल टू t2.x, देन t1.y इज इक्वल टू t2.y मस्ट बी सेम। ठीक है, ये आपको पूछा भी जाता है। ठीक है, कभी कभार थ्योरी में भी, एज अ थ्योरी न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। t1.x का मतलब क्या है, यहाँ पर t1.x का मतलब ये मान लो t1.x है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या होगा t2.x। अगर मेरा t1.x है, ये अलग है, ये है। ठीक है, तो t1 और t1.y ये सेम होना चाहिए, और t2.x है और t2.y है, ये हमारा क्या होना चाहिए, हमको इसमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, बस आपको एक लाइन की चीज है, एक हमारी बस बोल सकते हैं डेफिनेशन रहेगी, जिसको आपको हमेशा दिमाग में फिट कर लेनी है कि whenever x रिपीट y शुड बी सेम। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी। अब ये समझ लिया और ये समझ लिया, अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब टाइप्स जब हम अगर बात करेंगे तो आप यहाँ देखोगे 3 टाइप के हमारे होते हैं। कौन से? पहला हमारा होता है ट्रिवियल। कौन सा होता है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर है ट्रिवियल एफडी। सेकेंड कौन सा होता है, नॉन ट्रिवियल एफडी। थर्ड कौन सा होता है, सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर जब हम ट्रिवियल एफडी की बात करें, एफडी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो ये बोलता है x implies y is trivial if RHS must be part और इक्वल टू LHS। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर देखो, मैं ना आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा पेन यूज करती हूँ। आप भी बोल रहे हैं मैम कितनी लाल लाल यूज करती हैं, और भी चीजें यूज करो, मैं यूज कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ये देखिए ट्रिवियल। ठीक है, ठीक है, अब ट्रिवियल एफडी को समझने के लिए हमने यहाँ देखा था एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई से नहीं समझकर हम एक और बहुत सिंपल वे में समझते हैं। उसमें ये लिखा था कि एक्स इम्प्लाइज वाई। ठीक है, कब हमारा ट्रिवियल कहलाता है, जब आरएचएस, आरएचएस क्या होता है, ये हमारा आरएचएस होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एलएचएस होता है। ठीक है, जब हमारा जो आरएचएस है, या तो वो पार्ट हो किसका, एक्स का, या तो क्या हो, इक्वल हो एक्स के। मतलब अगर मैं यहां पर ए बी लिख रही हूं, ये मेरा एक्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, क्या हो सकता है यहां पर, ए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, यहां पर बी हो सकता है। ठीक है, या तो, और फिर थर्ड ऑप्शन क्या होगा, या तो हो सकता है आपका ए बी। ठीक है, तो ये पार्ट होना चाहिए। हमारा ट्रिवियल एफडी बोलता है कि अगर ये ए बी के या तो आरएचएस उसका पार्ट हो, आरएचएस में जो भी लिखा होगा, या तो वो एलएचएस का क्या हो, पार्ट हो, दोनों में से कोई सा भी, तो वो हमारा क्या होगा, ट्रिवियल। या तो क्या हो, वो इक्वल ही हो, जो ए बी है, अगर जो एक्स है वो हमारा वाई भी एक्स वो ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिवियल। और ऐसी चीजों को जब ये चीज आ जाती है, अगर वो ट्रिवियल एफडी होता है तो क्या होता है, इट इज वैलिड। हम उसको एक वैलिड बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ये वैलिड एफडी है। क्या है ये, वैलिड
फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड देखो, यहां पर हमारा दूसरा क्या है, नॉन ट्रिवियल एफडी। अब नॉन ट्रिवियल एफडी क्या होता है? अब नॉन ट्रिवियल एफडी को समझने के लिए यहां पर नॉन ट्रिवियल एफडी, अब नॉन ट्रिवियल एफडी तो यार बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें लिखा क्या है, नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब जो हमारा अगर x है वो y x के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, जो x है वो इम्प्लाइज जो y हमारा किस में हो रहा था, ये ट्रिवियल में, यहां वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए बी है, ले लेते हैं बी। ठीक है, तो यहां क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर ए बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया नॉन ट्रिवियल किसको बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल का भी हमें समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, इफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब हमने जब x और y का जब हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे जब हम x लेंगे और जब हम y लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा हुआ 1, यहाँ पर अगर हमारा हुआ 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम अगर इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसमें कोई सा कुछ सिमिलर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, y। ठीक है, ये होता है हमारा नॉन ट्रिवियल एफडी। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड है वो है सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी। अब सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी क्या बोलता है, इफ इट हैज अ प्रॉपर सबसेट। नहीं समझ में आया मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखो, सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी, ठीक है, ये बोलता है कि जो हमारा नॉन एफडी क्या है, नॉन एफडी होता है हमारा यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर ए बी जो है वो ऐसा हो। ठीक है, ये होता है हमारा, या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ पर हमारा ये हो, यहाँ पर हमारा ये चीज हो। ठीक है, अब इसमें सेमी नॉन ट्रिवियल बोलता है कि जो हमारा नॉन ट्रिवियल है उसके जो प्रॉपर सबसेट है वो हमारा क्या हो सकता है, सेमी नॉन ट्रिवियल। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का हमारा सेमी नॉन ट्रिवियल क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, मतलब या तो यहां पर दो चीज हो सकती है, या तो ए होगा या तो बी हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा सेमी नॉन ट्रिवियल। सेमी नॉन ट्रिवियल बोलता है या तो जो भी हमारा नॉन ट्रिवियल है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल हमारा एफडी, जो भी नॉन ट्रिवियल एफडी है उसको हम क्या करते हैं, उसमें से जो प्रॉपर सबसेट आता है वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा सेमी नॉन ट्रिवियल हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया, तीनों टाइप समझ में आ गया, ट्रिवियल क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है और सेमी नॉन ट्रिवियल क्या होता है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से अच्छे से देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी से फिर हम देखेंगे कि इस पे हम कैसे हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि x है, y है, z है। अब मुझे आप ये भी चीज कमेंट में बताते रहना कि यहाँ पर हमने इसको क्या बोला था, पूरे इसको हमने इसको बोला था, क्या बोला था हमने, बताइए जल्दी से, रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, ये हमने बोला था रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, बिल्कुल हो गया, जिसको हम बोलते हैं हेडिंग ऑफ द टेबल। अब इसको भी पता है कि आप इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे कॉलम, और इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे रो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हमने सब देख लिया था। लेकिन यहां हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन किस पर देखेंगे, हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी पर, कि फंक्शनल डिपेंडेंसी पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसमें से एक क्वेश्चन करेंगे।
एक्स वाई जेड दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। अब पहले ये फाइंड करने से पहले कि इसमें से फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं, हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसके रिलेशन कौन से बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर जब हमारा x है तो हम देखेंगे कि x से y, ठीक है, इसमें रिलेशन बन रहा है कि नहीं। यहाँ देखो ये जो x और y है इसमें फंक्शनल डिपेंड, अगर यहाँ पर सिर्फ दो होता या x और y होता तो हम इजीली निकाल लेते कि यार x से y करके देखो, y से x करके देखो, ठीक है, हमें पता चल जाता कि इसमें FD है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, Z भी है, तो हम पहले रिलेशन बनाएंगे कि हमारा इनसे क्या क्या रिलेशन बन सकता है, फिर हम क्या देखेंगे उसमें चेक करेंगे कि वो FD है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर x और y हो गया, x से क्या हो सकता है एक और, x से z भी हो सकता है, x से और क्या हो सकता है, x से y और z भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम दूसरी चीज ले लेते हैं, y से क्या हो सकता है, x हो सकता है, y से और क्या हो सकता है, z हो सकता है, y से और क्या हो सकता है, x और z हो सकता है। ठीक है, अब हम तीसरी चीज लेते हैं z से, z से क्या हो सकता है, z से x से y, y से z, z से y हो सकता है। ठीक है, फिर z से क्या हो सकता है, z से x हो सकता है। ठीक है, और z से क्या हो सकता है, z से x और y हो सकता है। सिर्फ इतने ही बन सकते हैं या और भी बन सकते हैं कोई से रिलेशन, मुझे तो नहीं दिख रहे, बस इतने ही बन सकते हैं। अब हमको इसमें से फाइंड करना है कि हमारी FD कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो हमने अभी FD पढ़ा, हमने FD में क्या पढ़ा, whenever x repeat y should be same। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, whenever x repeat y should be same। अब यहां पर देखो, हम पहले देखेंगे x और y, 3 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 1 ये हो सकता है, ये FD हो सकती है, नहीं हो सकती हमारी FD। ठीक है, क्योंकि हमारा x रिपीट होगा तब हमारा y सेम होना चाहिए। मतलब जब हमारा 3 था तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। देखो एक बार मैं वापस बता देती हूँ अच्छे से कि यहाँ पर अगर हमारा 3 है तो यहाँ पर क्या है, 3 है। whenever x repeat y should be same। यहाँ पर whenever x repeat 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमारा, यहाँ पर आना चाहिए था हमारा 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इसका मतलब हम यहीं पर हमको पता चल गया कि मैम ये जो हमारा ये चीज है कौन सी, ये हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x से हम इम्प्लाइज y इज नॉट सेटिस्फाई दी क्या, इसमें FD हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, दूसरी चीज देखते हैं हम। अब हमारा है x से y हो गया, अब दूसरा क्या था हमारा था x से z, ये भी देख लो। अब हमारा था x से z, अब बोलते हैं यहाँ पर कि पहला क्या है हमारा 3, यहाँ पर 7, सही है, सही है, 3 यहाँ पर क्या है 7, ये भी सही है। चलिए अब यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको y से तो मतलब ही नहीं, हमको z से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब होना चाहिए, हमें x से मतलब होना चाहिए। जो हमारा LHS में रहेगा हमको उससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान रखो। ठीक है, y 1 और सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेम है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर 1 वापस रिपीट हो रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब कौन सेटिस्फाई कर रहा है हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारा जो x, हमारा जो ये x, ये हमारा ये सही है, क्या है, सही है, ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ FD, ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं हम यहाँ पर। अब आ रहा यहाँ पर क्या है, अब हम देखो यहाँ पर, अरे अरे कहाँ चला गया,
देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये भी हो गया। अब हमारा क्या था, x से y z। अब x से y z कैसे देखेंगे, ये x और ये पूरा y, समझ में आ गया। हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा पूरा y z है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा 3 है तो 3 के साथ यहाँ पर 3 7 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब भी 3 रिपीट होगा तब क्या आना चाहिए, 3 7 आना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, 3 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 आना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ 1 और 7 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा हमने रिलेशन बनाया है ये एफडी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सेटिस्फाई क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये जो चीज है, ये वाली रिलेशन जो है हमारा, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अभी तक हमारा सिर्फ क्या हुआ है, एक प्रॉपर्टी ने सेटिस्फाई करा है, एक रिलेशन ने सेटिस्फाई करा है, ठीक है। अब हम देखते हैं y से z, y से x, ठीक है, y से हमारा x देखते हैं। अब हमें किस पर ध्यान देना है, अब LHS में कौन आ गया है, अब LHS में आ गया है हमारा y, क्या आ गया है, y, ठीक है, y आ गया। अब देखो जब यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर क्या है, 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हमारा 3 रिपीट करेगा यहाँ पर, तब क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 1 किससे हो रहा है, यहाँ पर 3 से हो रहा है, किससे हो रहा है, यहाँ पर 3 से हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कि जब भी हमारा 3 वापस 3 आया, याद रखो जब हमारा 3 था यहाँ पर क्या था, 3, यहाँ पर हमारा 3 है तो हमारा क्या आएगा, 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। चलिए इसको भी हम बोल देते हैं नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। अब देखते हैं हम YZ देखते हैं। YZ क्या बोलता है, ये Y है और ये Z है, ये बोल रहा है कि 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, बिल्कुल सही है, रिपीट हो रहा है, सेम सही चल रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, रिपीट हो रहा है पर सही है, सही चल रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, वापस रिपीट हुआ 3, फिर भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें सही हो रही है। 3 से 7 आ रहा है, 3 से 7 आ रहा है, जब भी देखोगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है हमारी, ये सेटिस्फाई कर रही है। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट, y से x से z, ठीक है, y से हम देखेंगे x से z, मतलब क्या है इसका कि हमको पूरा टोटल जो हमारा LHS, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको LHS और RHS में देखना है। अब LHS में क्या है, हमारा y है, और RHS में क्या है हमारा, ये हमारा x और z है, ठीक है। अब हमारा 3 है, ठीक है, तो 3 के साथ क्या आ रहा है, 3 और 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 है, 1 के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 और 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा वापस 3 रिपीट हुआ, 3 के साथ क्या आना चाहिए, 3 और 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 1 और 7 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये भी हमारा हो गया कि मैम ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा कौन सा रहेगा, ये हमने ये चीज भी देख ली। अब हमारा रहेगा Z के साथ। अब हमारा LHS क्या हो गया, Z हो गया। Z से हमको देखना है पहले X को, ठीक है, हमने देखा 7 से 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस हम जब 7 रिपीट हो रहा है तब क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आ रहा है मैम। फिर हमारा वापस 7 रिपीट हो रहा है, फिर क्या आना चाहिए, हमारा 3 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है। यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ पर सभी को, यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा X से Z है ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे X से Y नहीं, Z से
y देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम y ले रहे हैं 7 तो यहाँ पर आ रहा है 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1, इसका मतलब इट इज नॉट वैलिड, ये प्रॉपर्टी को हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है z से xy, अब इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं अच्छे से एक बार, ये सब मैं आपके लिए रफ कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर z है, अब हमको क्या देखना है, ये LHS का पार्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया, RHS का पार्ट हो गया। जब हम z को देखेंगे यहाँ पर 7 आ रहा है, तो हमारा x जो y है यहाँ पर क्या आ रहा है 3 थी, कोई बात नहीं। इसका मतलब जब भी हमारा 7 रिपीट होगा तो वहां पर क्या आना चाहिए, 3 और 3 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वापस 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है 3 और 1, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा क्या, सिर्फ हमारा x से z, ठीक है, एक ये और दूसरी हमारी y से z, ठीक है, यही हो रहा है हमारा। सिर्फ हमारा ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की हमारी ये दो ही सेटिस्फाई कर रही है। अब समझ में आ गया। अगर आपको वैसे ये दे रखा रहता है लेकिन कभी सिर्फ टेबल दे दी, आपको बताना है उसमें रिलेशन भी, आपको फिर रिलेशन में बताना है कि FD क्या क्या है, तो आप बता पाओगे कौन सी FD सेटिस्फाई कर रही है, ये भी बता पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो बहुत मेन होता है, यहाँ पर देखिए, कंसीडर अ रिलेशन X PQRSTV विथ सेट ऑफ FD, F दे रखा है यहाँ पर PR, S दे रखा है ST। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी लेकिन अच्छे से समझते हैं, आराम से क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर PSU दे रखा है, ये इंप्लाइज कर रहा है QR को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिवियल FD इन क्लोजर ऑफ F। अब क्लोजर का अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ पर समझना है बस इतना समझो कि यहाँ पर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है यहाँ पर PR और ST। जो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे हम देखते हैं। वो पूछ रहा है कि ट्रिवियल कौन सा है, तो हम बता देते हैं कौन सा ट्रिवियल है, PR है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, PR इज इक्वल टू ST। अब यहाँ मुझे बताओ ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रिवियल है, कौन सा FD यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। P से R है, यहाँ से S से ST है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन सा है, नॉन ट्रिवियल। ये कौन सा होगा, नॉन ट्रिवियल, ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरी चीज हम क्या पूछ रहे हैं, अब हमारा ऑप्शन B देखो, ऑप्शन क्या बोलता है B, PS और S। PS और S का मतलब क्या हो रहा है, देख लेते हैं अभी हम, ये भी देख लेते हैं। P और S, इसका मतलब यहाँ पर S, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, कि ये प्रॉपर सबसेट को कर रहा है, मतलब इट इज अ सेमी नॉन ट्रिवियल, इट इज अ सेमी नॉन ट्रिवियल, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, C बोल रहा है PR और RT, PR और RT, मतलब क्या है, PR और यहाँ पर RT, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी R आ रहा है। हमारा फर्स्ट क्या बोला था हमने, फर्स्ट हमारा ये था कि व्हेनेवर हमारा जब या तो वो RHS का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो क्या होना चाहिए, या तो हमारा पूरा इक्वल होना चाहिए। यहाँ इक्वल तो हो नहीं रहा है, क्या RHS का पार्ट है, बिल्कुल है मैम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समझना कि यहाँ पर भी PS है और ये S है, ठीक है। आप बोल सकते हो मैम यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर समझो बेटा कि ये जो PS है ना, हमने बात करी थी कि जब हमारा नॉन ट्रिवियल होता है और सेमी नॉन ट्रिवियल होता है, उसमें क्या होता है, दोनों में से कोई सा भी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, सिर्फ एक, उसके साथ में कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर T कर देती ऐड,
तो ये सेमी नॉन ट्रिवियल नहीं होता। फिर क्या होता है ये यहाँ पर, ये होता है ट्रिवियल, क्योंकि यहाँ पर इट इज अ पार्ट, हम पार्ट ले रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं सेमी नॉन ट्रिवियल, तो सेमी नॉन ट्रिवियल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, उसके प्रॉपर सबसेट आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसको क्या बोलेंगे, ये वाली जो होगा उसको हम बोल देंगे ट्रिवियल, ये होगा हमारा ट्रिवियल। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ देखो लास्ट ऑप्शन हो रहा पी एस यू और क्यू। ये तो बहुत सिंपल वाली बात है कि हमने अभी देखा पी एस क्यू और यहाँ पे यू, इसका मतलब क्या है, कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इट इज अ नॉन ट्रिवियल, इट इज अ नॉन ट्रिवियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, अच्छे से समझ में आया। यही था हमारा आज तक का पूरी चीजें कि हमको क्या पढ़नी थी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डीबीएमएस देखा, फिर हमने आरडीबीएमएस देखा, हमने टेबल क्या होती है वो देखा, फिर हमने क्या देखा, फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी, फिर हमने उसके टाइप्स देखे, फिर हमने क्वेश्चन करा एक प्रैक्टिस, फिर हमने एक न्यूमेरिकल लिया जो हमारा गेट में भी पूछा जाता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल। ठीक है, हमने ये सब चीजें देखी। तो हमारा आज का क्या हो गया, फंक्शनल डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब हम क्या देखेंगे आगे, हम देखेंगे क्लोजर, एट्रीब्यूट, हम और आगे इसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़ो बेटा। जब होगा हम नेक्स्ट सेशन में हम बहुत अच्छे से और चीज़ों को देखेंगे टाइम के साथ। आज टाइम कम था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम 1 घंटे पूरे अच्छे से मन लगा के और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।